नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम पर्यावरण से जुड़ी कुछ हाल की रिपोर्ट्स और खबरों पर नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास UNCTAD की ये रिपोर्ट है प्लास्टिक पर, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, हिमालय के बादलों पर एक काफी चौंकाने वाला अध्ययन है। हाँ, मैंने भी देखा उसे, बोस इंस्टीट्यूट का। हाँ, और वन्यजीव संरक्षण से भी जुड़ी एक खबर है। तो कोशिश रहेगी कि इन सब की गंभीरता समझे और आगे क्या हो सकता है इस पर बात करें। बिल्कुल, और ये सारे मुद्दे जैसा आपने कहा कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक वाला मामला हो या विकास का दबाव या फिर प्रदूषण। हाँ, और जैव विविधता का नुकसान, सब एक बड़ी तस्वीर के हिस्से लगते हैं। सही। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्लास्टिक से। UNCTAD की रिपोर्ट है और आंकड़े तो मतलब होश उड़ाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। 1950 में सिर्फ 2 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक बनता था दुनिया में, और 2022 में 436 मिलियन मीट्रिक टन। 436, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसका ज्यादातर हिस्सा सिंगल यूज है। सोचिए, जो रिसाइकल होता है वो सिर्फ 10% है। बस 10%? हाँ, और करीब 75% तो सीधा कचरा बन जाता है, लैंडफिल में या नदियों समंदरों में। और इसी रिपोर्ट में एक और बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? वो टैरिफ वाली। पिछले 30 सालों में प्लास्टिक उत्पादों पर जो औसत इंपोर्ट ड्यूटी है वो 34% से घटकर सिर्फ 7.5% रह गई है। ओह, काफी ज्यादा गिरावट है ये तो। हाँ, और मजे की बात यह है कि जो विकल्प हैं जैसे बांस या कागज, उन पर ड्यूटी आज भी करीब 14.4% है। अच्छा, मतलब प्लास्टिक सस्ता और उसके विकल्प महंगे। सीधे तौर पर यही मतलब निकलता है। ये तो एक तरह से प्लास्टिक को बढ़ावा देना हुआ है ना? बिल्कुल। अब भारत में अपने नियम हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन भी है, EPR भी है। हाँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनी की जिम्मेदारी। हाँ, कि वो अपने प्लाबेट का कचरा वापस कलेक्ट और रिसाइकल करे। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया में व्यापार नीतियां ऐसी हों तो ये लोकल नियम कितने टिक पाएंगे? यही तो वो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस वाली बात है। प्रदूषण, जैव विविधता का खत्म होना और जलवायु परिवर्तन। ये प्लास्टिक कचरा तो कोई सरहद नहीं मानता। सही कहा। जमीन से लेकर समंदर तक हर इकोसिस्टम में घुस गया है। रिपोर्ट कहती है 1400 से ज्यादा वन्यजीव प्रजातियों को इससे नुकसान हो रहा है। और जब 78% प्लास्टिक ट्रेड हो रहा है तो हल भी तो वैश्विक स्तर पर ही सोचना होगा। अब आते हैं हिमालय क्षेत्र पर। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। हाँ, हिमाचल प्रदेश वाला। ये कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें ग्रीन एरिया में निजी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई थी। ये जरूरी भी था शायद। कोर्ट ने भी यही कहा, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कनेक्टिविटी और टूरिज्म के नाम पर, फिर अस्थिर ढलानों पर निर्माण, इन सब पर चिंता जताई है। और जल विद्युत पर नजदें, सतलुज नदी का जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, कि कैसे ये नदी सिकुड़कर एक नाले जैसी रह गई है। इन सब गतिविधियों से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही है। और नतीजे हम देख ही रहे हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, पिछले कुछ सालों में जो आपदाएं आई हैं। और ये सिर्फ निर्माण की बात नहीं, प्रशासनिक मुद्दे भी हैं। जैसे वन रक्षक चौकियां हटा दी गईं तो अवैध कटाई बढ़ गई। और ग्लेशियर, 12 शिगड़ी ग्लेशियर का क्या हाल है? हाँ, वो भी चिंताजनक है। लाहौल स्पीति का ये बड़ा ग्लेशियर पिछले कुछ दशकों में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे खिसक गया है। 2.5 किलोमीटर? ये तो साफ संकेत है कि संतुलन बिगड़ रहा है। और इसी हिमालय से जुड़ी वो दूसरी खबर है, बोस इंस्टीट्यूट वाली। उसने तो मतलब साफ पहाड़ी हवा वाली धारणा ही तोड़ दी। हाँ, वो स्टडी तो कमाल की है। क्या मिला उसमें? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के निचले बादलों में जहरीली भारी धातुएं मिली हैं। कैडमियम, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, ये सब। बादलों में? ये कैसे संभव है? यही तो। और पूर्वी हिमालय में तो प्रदूषण का स्तर 1.5 गुना ज्यादा है पश्चिमी घाट से। जहरीली धातुओं की मात्रा 40-60% ज्यादा। और इसका सेहत पर क्या असर होगा? सीधा खतरा, खासकर बच्चों के लिए। उनमें वयस्कों के मुकाबले 30% ज्यादा रिस्क पाया गया। ओह। और ये आ कहां से रहा है प्रदूषण? बताया जा रहा है कि तलहटी इलाकों से। गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का प्रदूषण हवा के साथ ऊपर पहुंच रहा है। मतलब प्रदूषण हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। ये तो साफ, ये गंभीर बात है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रदूषण कहीं रुकता नहीं, वो फैलता है उन जगहों पर भी जहां हम सोचते हैं कि सब ठीक होगा। ये लंबी दूरी के परिवहन पर बड़े सवाल खड़े करता है। और इन सब का असर फिर वन्य जीवों पर भी दिखता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA की एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, क्या है उसमें? उसमें पता चला है कि एल्पाइन मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग
कि एक खास किस्म उसकी पहचान में गड़बड़ी हो गई। संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में उसे हिमालयन मस्क डियर समझ लिया गया। अरे, ये दोनों अलग हैं? हाँ, अल्पाइन मस्क डियर अलग है, अकेला रहता है, शाकाहारी है, नुकीले दांत होते हैं पर सींग नहीं होते। और सबसे जरूरी बात, IUCN के लिस्ट में ये लुप्त प्राय है। तो ऐसी गलत पहचान तो संरक्षण के प्रयासों को कमजोर कर देगी। बिल्कुल, पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है, और इस बेचारे जानवर पर तो वैसे ही अवैध शिकार का खतरा है। हाँ, वो कस्तूरी फली के लिए परफ्यूम और दवाओं में इस्तेमाल होती है। सही। तो ये फिर से वही बात दिखाता है कि इंसानी गतिविधियां कैसे नाजुक इकोसिस्टम और प्रजातियों को प्रभावित कर रही हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? एक तरफ प्लास्टिक का ये अंबार और नीतियां जो कहीं ना कहीं विरोधाभासी लगती हैं। हाँ। दूसरी तरफ हिमालय जैसा संवेदनशील क्षेत्र जिस पर विकास का भी दबाव है और दूर से आता प्रदूषण भी। और तीसरी, वन्यजीव संरक्षण, जिसमें अपनी ही तरह की मुश्किलें हैं, जैसे ये पहचान वाली गड़बड़ी। सार यही निकलता है कि ये सब समस्याएं अलग थलग नहीं हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो समाधान भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। टुकड़ों में नहीं सोच सकते, हमें सिस्टम में बदलाव लाने होंगे। जैसे UNCTAD कह रहा है कि प्लास्टिक पर सख्ती हो, विकल्पों को प्रोत्साहन मिले। और जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि निगरानी बेहतर हो, जवाबदेही तय हो। हाँ, और विकास की योजना बनाते समय ही पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। और मजबूत डेटा चाहिए, लगातार निगरानी चाहिए। सही बात है। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जरूर। अगर ये जहरीली भारी धातुएं हवा के साथ उड़कर हिमालय के बादलों तक पहुंच सकती हैं, तो उन ऊंचे, बर्फीले, दुर्गम समझे जाने वाले इलाकों में और कौन-कौन से अनदेखे प्रदूषक जमा हो रहे होंगे, जिनके बारे में शायद हमें अभी कुछ पता भी नहीं है। ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।